नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम व्याकरण आनंद पाठ क्रिया भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रिया भाग 1 पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिया के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम क्रिया के भेदों के बारे में समझेंगे तथा उसके भेद कौन कौन से हैं इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी भी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के माध्यम से हमें यह पता चले कि ये कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने क्रिया की परिभाषा अच्छे से याद की होगी। आज हम इसके भेदों के बारे में जानेंगे कि क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। बच्चों, हमने एक और भी पढ़ा था कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता कौन होता है। तो बताइए, कर्ता किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। कितने भेद होते हैं क्रिया के? जी हाँ, बिल्कुल सही। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आइए बच्चों देखते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान यह रखना है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, मतलब जो काम करने वाला है, क्रिया का सीधा प्रभाव उसी के ऊपर पड़ेगा। मतलब जो क्रिया है सीधा किसके ऊपर प्रभाव डालेगी? कर्ता के ऊपर। बच्चों, अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। बिना कर्म के ही हमारी क्रिया सीधा कर्ता पर अपना प्रभाव डालती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बंदर कूद रहा है। यहाँ पर हमारी क्रिया क्या है? कूद रहा है। और कूद रहा है का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? बंदर पे। बंदर क्या है यहाँ पर? हमारा कर्ता। तो कर्ता के ऊपर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब जो हमारी क्रिया है कूद रहा है उसका सीधा फल किसके ऊपर पड़ रहा है? बंदर के ऊपर। तो जो हमारा कर्ता है वह यहाँ पर क्या है? बंदर। तो जो क्रिया है वो उसका सीधा प्रभाव, सीधा फल किसके ऊपर पड़ रहा है? बंदर के ऊपर। आइए एक और देखते हैं। पक्षी उड़ता है। बच्चों, यहाँ पे क्रिया क्या है? उड़ता है। हमारी क्रिया क्या है? उड़ता है। और कर्ता क्या है? पक्षी। जो हमारा कर्ता है पक्षी, क्रिया हमारी उड़ता है। जो उड़ने का जो प्रभाव है, उड़ रहा है, जो क्रिया है उसका फल किसके ऊपर आ रहा है? पक्षी पे। क्या उड़ रहा है? कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है। तो जो उड़ने की क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? पक्षी के द्वारा। हमारी परिभाषा भी यही कहती है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जो हमारी क्रिया है उसका सीधा प्रभाव, सीधा फल किसके ऊपर पड़ेगा? कर्ता के ऊपर। बच्चों, अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको अकर्मक क्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फिर से डेफिनेशन, उसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बंदर कूद रहा है। कूद रहा है क्रिया है। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? बंदर के ऊपर। बंदर क्या है? हमारा कर्ता। पक्षी उड़ता है। उड़ता है क्या है? क्रिया। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है बच्चों? पक्षी। अब देखते हैं आगे हम अपना दूसरा भाग, सकर्मक क्रिया।
बच्चों सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। बच्चों से का मतलब होता है साथ, जो ये से है इसका मतलब होता है साथ, मतलब कर्म के साथ। सकर्मक का अर्थ क्या हुआ? कर्म के साथ। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों सकर्मक क्रिया में कर्म आवश्यक होता है, जरूरी होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अजय फुटबॉल खेलता है। सबसे पहले आपको देखना है क्रिया क्या है? खेलता है। खेलता है क्या है? क्रिया। अब करता क्या है? अजय। अब जो हमारा कर्म है, जो क्रिया है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पे। अजय क्या खेलता है? तो फुटबॉल। कर्म क्या हुआ हमारा यहाँ पर? फुटबॉल। राम कविता पढ़ता है। अब राम क्या है यहाँ पर? कर्ता। और पढ़ता है क्रिया। जो ये क्रिया है इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम क्या पढ़ता है? कविता। बच्चों जब भी आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर देखना चाहते हैं तो आप क्या और कौन लगाकर उसको देखेंगे। आप अगर सकर्मक क्रिया को देख रहे हो तो अजय फुटबॉल खेलता है, यहाँ आपको देखना है अजय क्या खेलता है। आपको यहाँ पर क्या से जब आप देखोगे अजय क्या खेलता है तो आपको उत्तर मिलेगा अजय फुटबॉल खेलता है, मतलब कर्म हमारा क्या हुआ? फुटबॉल। राम कविता पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? राम कविता पढ़ता है। कर्म क्या हुआ हमारा? कविता। जो अकर्मक क्रिया है, बंदर कूद रहा है। कौन कूद रहा है? उत्तर मिलेगा हमें बंदर कूद रहा है। अकर्मक क्रिया में हम कौन लगाएंगे तो हमें अपने आप अपना उत्तर मिल जाएगा और हमें अकर्मक और सकर्मक के बारे में अंतर अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों सीधी सी बात आपको याद रखनी है, अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का सीधा प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया में क्रिया का जो सीधा प्रभाव है वो कर्म पर पड़ता है। बिल्कुल अच्छे से सरल शब्दों में आपको समझा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। हमने पढ़ा क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हमने पढ़ा अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। हमने सकर्मक क्रिया में पढ़ा कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। आइए बच्चों, और किन किन तरीकों से क्रिया का प्रभाव लिंग और वचन पर क्या पड़ता है उसको हम आगे देखते हैं। तब तक आप इसको दोहराइए अच्छे से साथ साथ में, और आगे हम अपने पढ़ते हैं कि क्रिया का प्रभाव लिंग और वचन पर क्या है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो क्रिया है उस पर लिंग का और वचन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्रिया पर लिंग का प्रभाव पड़ता है जब क्रिया हमारी स्त्रीलिंग में होती है। जब हमारा जो शब्द स्त्रीलिंग में होता है तो क्रिया अपने आप स्त्रीलिंग में बदल जाती है, मतलब अपना रूप परिवर्तन अपने आप कर लेती है। जैसे ऊंट दौड़ रहा है, यहाँ पर जो ऊंट है वो क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो यहाँ क्रिया क्या हुई? रहा है, मतलब यहाँ पर रूप परिवर्तन अपने आप हो गया। क्रिया ने अपना रूप परिवर्तन अपने आप कर लिया। ऊँटनी दौड़ रही है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, मतलब हमारा लिंग यहाँ पर पुल्लिंग था, यहाँ पर स्त्रीलिंग। जब यहाँ पर स्त्रीलिंग आया तो जो हमारी क्रिया थी उसका रूप अपने आप बदल गया, मतलब ऊँटनी दौड़ रही है। जो ये क्रिया है रही है, ये किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार बदल गई? स्त्रीलिंग के अनुसार, ऊँटनी के अनुसार। हमारी जो क्रिया है रही है वह स्त्रीलिंग के अनुसार परिवर्तित हो गई। हमारी जो क्रिया है वो लिंग के अनुसार अपने आप को बदल लेती है। अगर वाक्य में पुल्लिंग शब्द होते हैं तो
क्रिया पुल्लिंग के अनुसार अपने आप को बदल लेती है। अगर वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो क्रिया स्त्रीलिंग शब्दों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। आगे देखते हैं बच्चों, क्रिया पर वचन का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब वचन अगर शब्द एक वचन में होंगे तो क्रिया एक वचन में आ जाएगी। अगर शब्द बहुवचन में होगा तो क्रिया बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगी। आइए बच्चों कुछ उदाहरण देखते हैं। लड़का खेल रहा है, यहाँ पर लड़का है एक वचन, एक लड़का है एक वचन है, और हमारी जो क्रिया है वो क्या है, रहा है। मतलब एक वचन के अनुसार हमारी क्रिया परिवर्तित हो गई है। क्रिया ने अपना रूप एक वचन के अनुसार बदल लिया है। अब बात करते हैं बहुवचन की। लड़के खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पर बहुवचन है और हमारी क्रिया है रहे हैं। मतलब जो हमारी क्रिया है वह बहुवचन के अनुसार परिवर्तित हो गई है। रहे हैं ने क्रिया ने अपना रूप किसके अनुसार बदल लिया, बहुवचन लड़के के अनुसार। लड़का खेल रहा है मतलब एक वचन है तो हमारी क्रिया एक वचन है। लड़के खेल रहे हैं मतलब एक से ज्यादा बहुवचन है तो हमारी क्रिया ने अपना रूप बहुवचन के अनुसार बदल लिया है। मतलब समझने योग्य बात यह है कि जो क्रिया है वह लिंग व वचन के अनुसार अपने आप का रूप परिवर्तित कर लेती है, उनके अनुसार ढल जाती है। बच्चों यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे बच्चा रोता है, मैं खाना खाता हूँ। अब आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा अकर्मक वाक्य है और कौन सा सकर्मक। मतलब जो हमारा अकर्मक क्रिया है उसका कौन सा उदाहरण है और जो सकर्मक क्रिया है उसका कौन सा उदाहरण है। हमने देखा था कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। हमने इतना पढ़ा था। अब हम उसी के आधार पर इनको देखते हैं कि अकर्मक क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया कौन सी है। चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चा रोता है, यहाँ पर कर्म नहीं है, बच्चा रोता है। कौन रोता है, बच्चा। मतलब रोता है जो क्रिया है उसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, बच्चा। तो ये कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। जो रोता है जो क्रिया है उसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर। कर्ता क्या है यहाँ पर, बच्चा। बच्चा रोता है। कौन सा ये वाक्य कौन सी क्रिया हुआ, अकर्मक क्रिया। मैं खाना खाता हूँ। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, जो खाता हूँ जो क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, खाना। खाना हमारा यहाँ क्या है, कर्म। तो जिस पे कर्म का प्रभाव पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से। आप भी ऐसे ही उदाहरण घर में बनाकर देखिएगा। अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो कर्ता और क्रिया, मतलब कर्ता शब्द कौन सा है और क्रिया शब्द कौन सा है, हम उनको एक बार समझते हैं। बच्चों हमने पढ़ा जो काम को करने वाला होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। यहाँ पर कर्ता क्या है, कुम्हार। क्रिया क्या है, बनाना। बच्चों जो बनाना क्रिया है उसका प्रभाव कुम्हार पर पड़ता है। कुम्हार बनाता है या घड़ता है, या कुम्हार मटकी बनाता है, ये हमारा कर्ता है, यह क्रिया है। कुम्हार कर्ता, बनाना क्रिया। इसी तरह लड़की कर्ता, नाचना क्रिया। औरत कर्ता, करना क्रिया। बच्चों ये जो कर्ता और क्रिया शब्द हैं इनकी भी पहचान करना आपको अच्छे से आना चाहिए। जो काम करते हैं उनको हम कर्ता कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पता चलता उन्हें हम क्रिया कहते हैं। बनाना, नाचना, करना ये सारे हमारे क्रिया शब्द हैं। इनसे कुछ न कुछ काम करने या होने के बारे में पता चल रहा है। कुम्हार, लड़की, औरत ये हमारे कर्ता शब्द मतलब काम को करने वाले हैं।
ये शब्द काम करने वाले की पहचान बता रहे हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने सीखा है कि क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बच्चों अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि लिंग और वचन पर भी क्रिया का प्रभाव पड़ता है। लिंग के अनुसार क्रिया लिंग के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है और वचन भी क्रिया वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको क्रिया भाग 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। वीडियो से संबंधित कार्यपत्रिका आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए